2007 के बाद से बसपा का ग्राफ चुनाव दर चुनाव घटता गया है। हालांकि 2019 में जब सपा से गठबंधन हुआ तो हाथी की रफ्तार थोड़ी तेज हुई, लेकिन 2022 में फिर हाथी पस्त हो गया। अब 2024 में अगर मायावती कुछ नहीं कर पाती हैं तो उनके भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि अभी से ही वो अपनी रणनीति को धार देने में लगी। मायावती का 2024 का फॉर्मूला क्या है? मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करने की कोशिश माया कर रही है। बिखरे वोट बैंक को फिर साथ लाने की तैयारी। कई सीटों पर मुस्लिम दलित वोटर 30% से ज्यादा है। 2019 में बसपा ने यूपी में 10 सीटें जीती थी। 2019 में बसपा ने जो सीट जीती थी वहां मुस्लिम अहम भूमिका अदा करते हैं। पश्चिमी यूपी की नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, ये तमाम सीटें बसपा ने जीती थी। पूर्वांचल में गाजीपुर, घोसी, लालगंज, जौनपुर सीट जीती। अवध में श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट भी जीती थी। श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में दलित वोटर्स ने साथ दिया। सपा के साथ रहने के चलते मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर वोट भी डाला था। तो यह स्थिति थी 2024 के फॉर्मूले को लेकर। यह बात साफ है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मायावती से छिटक गया है, लेकिन मायावती फिर उसे अपने पाले में वापस लाने में जुटी हुई हैं। मायावती का मिशन क्या है वो भी आपको बताता हूं। मायावती के मिशन को समझिए। फिर से पुराने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश, भाजपा की तरफ गया दलित वोट बैंक वापस लाने की कोशिश, सपा की तरफ गए मुस्लिम वोटर्स को फिर से जोड़ने की कोशिश बसपा कर रही है। कई बार कहा समुदाय विशेष को गुमराह नहीं होने देंगे। आजमगढ़ उपचुनाव से मायावती के हौसले मजबूत हुए। आजमगढ़ में दलित मुस्लिम फैक्टर के चलते वोट प्रतिशत बढ़ा। आजमगढ़ में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया था। गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाने का बड़ा फायदा बीएसपी को मिला, ऐसा बसपा के रणनीतिकार मानते हैं। बसपा के वोट प्रतिशत में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। दरअसल पूरा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है और अखिलेश यादव को लेकर ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि वो मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजम खान को बताया जाता है। इस बार भी जब मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो उनका इशारा आजम की तरफ साफ तौर पर। आजम खान के नेतृत्व में लड़ा गया रामपुर का लोकसभा उपचुनाव भले ही सपा हार गई, लेकिन आजम के राजनीतिक वजन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि आज भी आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत की मजबूत धुरी बने हुए हैं। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर जो चुभने वाले शब्द कहे, उसका एक सिरा आजम खान से भी जुड़ता है, क्योंकि इससे भी मायावती ने आजम खान के समर्थन में एक बार मोर्चा खोला था। मायावती ने ये ट्वीट तब किया था जब आजम खान जेल में बंद थे। 12 मई को मायावती ने ट्विटर पर लिखा, यूपी सरकार अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और आतंकित करने वाली कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चा में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोंटना नहीं तो और क्या है। आजम खान के लिए मायावती का ट्वीट यूं ही नहीं हुआ था। इसके पीछे मायावती की बड़ी रणनीति नजर आती है। सवाल तो ये है कि क्या मायावती मुस्लिम वोटर को लुभाने में जुटी हैं, और क्या ऐसा करने से मुस्लिम वोटर मायावती की तरफ चले जाएंगे। मायावती ने आजम के लिए एक ट्वीट तब किया था जब वो जेल में बंद थे, और एक बार फिर इशारों में आजम खान को लेकर ही अखिलेश यादव पर ट्वीट किया है, क्योंकि मायावती के लिए दलित और मुस्लिम वोट बैंक की एकता बहुत जरूरी है। अगर मायावती का ये दांव सफल हो गया तो 24 में तस्वीर पलट सकती है। हालांकि ये भी सच है कि विधानसभा चुनाव में मायावती ने करीब 90 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था, और ये मुस्लिम प्रत्याशी बसपा की जीत से ज्यादा सपा की हार की वजह बने। तो क्या मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव में भी मायावती इसी रणनीति पर काम करेंगी, और उन्हें अपनी जीत से ज्यादा अखिलेश की हार की जरूरत है। और ये भी सबको पता है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब भी मायावती का दर्द मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही छलका था। मायावती को आजम जैसे नेता की इस वक्त
बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बसपा में इस वक्त कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा बचा है ऐसा दिखाई नहीं देता और आजम खान ही इसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन आजम ऐसा करेंगे, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। माना जाता है कि 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो मुस्लिम और दलित वोट बैंक की एकजुटता रंग लाई थी, लेकिन दोबारा ऐसा हो पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। और चुभने वाला सवाल तो ये भी है कि मायावती की प्राथमिकता क्या है, बसपा को मजबूत करना या सपा को कमजोर करना। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मायावती को अगर चुनाव दर चुनाव सफलता नहीं मिली है तो उसके पीछे उनके संगठन की कमजोरी भी वजह है, और इस बीच उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश है जो दलित और मुस्लिम वाले समीकरण को मजबूत बना सके। मायावती की सबसे बड़ी खोज, पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा का चेहरा हुआ करते थे, अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा नहीं हुआ। अब आजम खान पर मायावती की नजर है कि आजम के भरोसे मुस्लिमों की सहानुभूति जरूर बटोरी जाए। आजम खान की अगर बात करें तो हालांकि बसपा में आने की अगर बात हो तो इस बात का अभी वो खुद भी कह चुके हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि आजम के जरिए मायावती मुस्लिमों में एक सहानुभूति जरूर बटोरना चाहती है। आजम के साथ मुस्लिमों की सहानुभूति की बात जिस तरह से हम कह रहे हैं, इसके अलावा बार बार मायावती आजम खान के दर्द का जिक्र कर रही है, लेकिन आजम की अगर बात की जाए तो ये कई बार साफ कर चुके हैं कि सपा के अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। ये तमाम बातें, लेकिन इतना जरूर है कि आजम के भरोसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश जरूर हो रही है। मायावती ने अखिलेश को सिर्फ मुस्लिमों के मुद्दे पर ही नहीं घेरा, आज उनके निशाने पर अखिलेश यादव की नीति भी रही। दरअसल अखिलेश ने जिस रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की, उन्हें मायावती ने आपराधिक तत्व बताया, और सपा को ऐसे ही आपराधिक तत्वों के संरक्षक पार्टी। मायावती के इस ट्वीट के बाद भाजपा का हमला और भी ज्यादा तेज हुआ। अखिलेश यादव रमाकांत यादव से मिले तो सवाल सिर्फ नियत पर नहीं उठा, सवाल तो अखिलेश यादव की नीति पर भी उठे, क्योंकि मायावती ने जो ट्वीट किया उसे भाजपा नेताओं ने हथियार बना लिया है। मायावती ने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। यानी मायावती ने रमाकांत यादव की छवि पर तो सवाल उठाए ही, साथ में अखिलेश की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती के बाद एक ट्वीट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी आया। अखिलेश यादव जी अपने वास्तविक चरित्र और सपा की मूल प्रवृत्ति की विवशता के कारण अपराधियों से दोस्ताना नहीं छोड़ पा रहे हैं। सपा विधायक अपराधी रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात कर अखिलेश जी ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि वे अपराधियों के बल पर ही राजनीति करना चाहते हैं। यानी जो बात मायावती ने उठाई उसे भाजपा ने हाथों हाथ लपक लिया। 2017 से पहले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार को लोग गुंडे और माफियाओं की सरकार कहते हैं, और जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़े थे, मुझे लगता है तब हमने भाजपा की ओर से नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमको समर्थन दिया था और 325 सीटों से सरकार बनाई थी। क्या गलत कह रही हैं? क्या गलत कह रही हैं वो? अगर मेरी अपनी सीट की बात करें, मैं सदर विधानसभा से विधायक हूँ, चुनिंदा हूँ यहाँ की, मेरी सीट से समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा था जो खुद एक क्रिमिनल है, 307 की धाराओं से जूझ रहा है, एक बच्चे के मर्डर केस में फंसा हुआ है, बेल पे बाहर है, और ऐसे लोगों को टिकट दी है। मायावती के ट्वीट को भाजपा ने अखिलेश पर हमले का हथियार बनाया तो सपा ने भी मायावती पर चुभने वाला पलटवार कर दिया। सपा के नेता पहले से ही मायावती को भाजपा का अंडरकवर एजेंट बताते रहे हैं। इस बार तो भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप भी लगा दिया। आजकल हिंदुस्तान में कुछ नेता बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। उनको सामाजिक न्याय और जनता की असली समस्या महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है।
बस स्क्रिप्ट पढ़ के जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वो खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है और 2022 के चुनाव में अपने सारे वोट ट्रांसफर करने का काम कराया था। इसीलिए जो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उनकी पार्टी का केवल एक विधायक विधानसभा के अंदर है, क्योंकि आरोप लगाने से पहले अपने अंदर खुद झांक करके देखना चाहिए। एक तरफ 24 के चुनाव में विपक्ष के एकजुट होने की बात हो रही है, लेकिन यूपी में ऐसा हो पाएगा ये नामुमकिन सा लगने लगा है, क्योंकि सपा भले बसपा पर पहला हमला न बोले, लेकिन मायावती ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। विपक्षी एकता की हम बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि विपक्ष में है कौन कौन, और वो विपक्ष कहीं आपस में तो नहीं लड़ रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के ही ले लें आप बात कि अगर वो विपक्षी एकता की बात करते हैं तो विपक्ष में यहाँ बसपा भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, तो क्या वो कांग्रेस को एकोमोडेट करेंगे, क्या बसपा को एकोमोडेट करेंगे? यानी यूपी में विपक्षी एकता की उम्मीद ना के बराबर है। अब अगर सारे बड़े दल अलग अलग मंचों से हुंकार भरेंगे तो लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।